हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के। सभी को नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। लंबे समय से सभी साथी जो हैं वो एनटीपीसी की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे और इस समय पर जो मामला चल रहा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस इंतजार में है कि कब हमें एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों में 3 से 4 दिनों के अंदर हमने एनटीपीसी के बाकी अदर मुद्दों पर काफी चर्चा करी है, जैसे कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या होता है, एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एनटीपीसी में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह। हमने काफी सारी चीजों पर बहुत ढंग से बात की है। तो आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी तक इसलिए पहुंच रही है कि जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो ये वाले देखने को मिलते हैं। तो आप में से अधिकतम स्टूडेंटों के बहुत सारे ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं सटीक और साफ शब्दों में जो उचित जानकारी है आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। देखिए, आपका सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी शॉर्ट नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 सितंबर है और कल 14 सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं, तो नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है। सर कैसे क्या होगा। इसके अलावा कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसमें एनटीपीसी के अंदर। इसके अलावा आपका तीसरा सवाल है कि टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए क्या। एक्चुअल में एनटीपीसी में आगे चल के टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है और स्किल टेस्ट भी देना होता है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है क्या। इसके अलावा जो कई सारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी चीजें होती हैं कि जब आपका डीवी वगैरह होगा या फॉर्म भरेंगे जब आप, तो कई सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट अगर हम अभी बनवा के रख लें तो वो हमारे ऊपर पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, टेंशन हमें नहीं देंगे और हम बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा आपका पांचवा सवाल कई सारे बच्चों का है जो बिल्कुल बिगिनर है कि कईयों को भी यही नहीं मालूम है मेरे दोस्त कि एनटीपीसी में काम क्या करना होता है या ये एनटीपीसी होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में संतुलित शब्दों के साथ में इन सारे सवालों का जवाब हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका क्या है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं आपका जो ध्यान है वो यहां पर केंद्रित करना चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को आज से लगभग 4 या 5 दिन पहले एनटीपीसी का एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिला था, जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिली थी। एक था मेरे भाई 12th लेवल की पोस्ट और एक थी आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली, है ना भैया। मतलब कि 12th और अंडर ग्रेजुएट एक ही होता है, एक ग्रेजुएशन और आपका दूसरा कौन सा था, अंडर ग्रेजुएट। तो मेरे दोस्त अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो आपका ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका जो फॉर्म स्टार्ट होना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो डलना स्टार्ट होना है वो कल यानी कि 14 सितंबर से इसमें आपकी डेट दी गई है। इसके अलावा अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इनका फॉर्म जो है वो 21 सितंबर से डलना शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमें यहां पर ग्रेजुएशन की 8113 पोस्ट देखने को मिली है और अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों की, 12th वाले बच्चों की, तो हमें यहां 3445 पोस्ट देखने को मिली है। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह चीज क्लियर मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ये जो वैकेंसीज की संख्या आपको 8113 और 3445 दिख रही है, ये आने वाले समय में इंक्रीज हो जाएगी और कई सारी वैकेंसीज इसमें और ऐड हो जाएंगी। अभी फिल्टरेशन चल रहा है रेलवे के अंदर और इसमें वैकेंसीज ऐड होती रहेंगी, आपके एग्जाम के समय भी ऐड हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बीते सारी वैकेंसीज जो भी रेलवे के अंदर निकली है सभी की वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है बाद में। तो ये 2 प्रकार की पोस्ट आपके पास है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास शॉर्ट नोटिस है, कल फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और ये नियम होता है कि जब कोई भी बच्चा फॉर्म भरता है उससे पहले उसके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो आज 13 तारीख है, 99% आज 13 तारीख को रात के 12 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा और अगर आज नहीं हुआ तो कल 14 सितंबर को यानी कि रात के 12 बजे के बाद 14 सितंबर लग जाएगा, तो सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा और हम आपको विस्तृत तौर पर और भी कई सारी जानकारियां उस वीडियो के अंदर देंगे। जो मुद्दे की जानकारियां हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। तो
सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन का मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आज 13 सितंबर है, कल 14 है। कल 14 को सुबह आपकी जब आंख खुलेगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनका फॉर्म कल से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल आज रात के 12 बजे तक या कल सुबह तक आपको प्राप्त हो जाएगा सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, वो भी मैं आपके लिए टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा। ठीक है भैया। इसके अलावा ये तो हो गई मेरे दोस्त एक बात। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसका जवाब मैंने आपको बहुत संक्षेप में दे दिया है कि यहां पर 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं मेरे दोस्तों, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 12th वाला बच्चा है, कॉमन सेंस की बात है कि जो 12th वाला बच्चा है वो केवल 12th वाला यानी अंडर ग्रेजुएट वाला ही फॉर्म भर सकता है, लेकिन जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन है वो दोनों फॉर्म भर सकता है, यानी कि वो इन 8113 के लिए भी एलिजिबल है और वो 3445 के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन है वो दोनों फॉर्म भर सकता है, 12th वाला भी फॉर्म भर सकता है और मेरे दोस्त आपका 12th वाला भी फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आपके मन में ये भी एक सवाल है कि सर कोई परसेंटेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि यहां पर कि 12th में मिनिमम इतने परसेंट होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि केवल आप पास होने चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। इनमें आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप इनका फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका सवाल यह भी होगा कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। मैं एक बात यह और बता दीजिएगा कि जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं तो उनका जो CBT2 होगा वो 12th वाले बच्चों को भी देना पड़ेगा, या 12th वाले बच्चों का जो CBT2 होगा वो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को देना पड़ेगा। लाइक इस प्रकार के कई सारे सवाल हैं, इनको मैं ओपन आपके लिए क्लियर कर देता हूं। देखो मेरे भाई, जो 12th लेवल का NTPC होता है उसमें 2 लेवल अलॉट किए जाते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। ये 12th लेवल वाले बच्चों के लिए होता है, और ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए आपका इसके आगे का होता है 4, 5 और 6। ठीक है। 4, 5 और 6। कई बच्चे ये कंफ्यूजन में होते हैं ये लेवल क्या है। लेवल एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वाइज बांटा जाता है कि किस लेवल की कौन सी पोस्ट है। तो 12th वाले बच्चों के लिए 2 लेवल की पोस्टें आती हैं, 2 लेवल और 3 लेवल। और मेरे भाई जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए 4, 5 और 6 लेवल की पोस्ट आती है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का CBT2 अलग अलग होता है। आई रिपीट माई वर्ड, दोनों का CBT2 जो CBT1 कॉमन होता है, CBT1 दोनों का एक ही होगा, CBT1 कॉमन होगा, लेकिन CBT2 दोनों का अलग अलग होता है। या यूं कह लें कि हर लेवल का CBT2 मेरे प्यारे भाई अलग अलग होगा। ठीक है। हर लेवल का CBT2 कैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कोई ग्रेजुएशन वाला बच्चा है तो उसका 12th वाला जो उसने फॉर्म भरा होगा उसका CBT2 अलग होगा, और ग्रेजुएशन वाला जो उसने जिस लेवल से फॉर्म भरा होगा उसका CBT2 अलग होगा। समझ में आ गया। उम्मीद है सिलेबस वही रहता है, बस लेवल में अंतर आ जाता है, क्वेश्चंस के लेवल में अलग अलग CBT2 देना पड़ता है। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। दोनों सवालों के आंसर देखो, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी आती है, मैं मुद्दे की बात आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन कब आएगा मैंने बता दिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है मैंने ये भी बता दिया, CBT2 अलग अलग होगा मैंने ये भी बता दिया, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, वैकेंसी आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी ये भी बता दिया। इसके अलावा आपका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मुझसे ज्यादातर बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि जो NTPC के अंदर टाइपिंग टेस्ट हमें देना पड़ेगा आगे, क्या सर इसके लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या टाइपिंग के लिए? तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर दूं कि टाइपिंग के लिए जो आपको देना होता है, आप बड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, जो टाइपिंग के लिए आपके लिए पोस्ट है वो पोस्ट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको टाइपिंग करनी कहां कहां होती है। देखो जितने भी क्लरिकल पोस्ट है, चाहे अंडर ग्रेजुएट की या फिर ग्रेजुएट वाले बच्चों की, जितने भी क्लरिकल पोस्ट हैं, जैसे कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको एक, मैं अभी ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, दिख रहा है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है। स्टेशन मास्टर में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 2 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जिनमें टाइपिंग होती है, और ऊपर की जो 3 पोस्ट हैं इनमें क्या होता है, इनमें आपका CBAT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। थोड़ा हाई लेवल रीजनिंग मान लो आप उसको, बाद में आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप चलेंगे 12th वाले बच्चों के पास, तो 12th वाले बच्चों के पास जितने भी ये चारों की चारों पोस्टें हैं इनमें टाइपिंग होती है। आपका कॉमर्शियल कम टिकट यानी कि TC वगैरह जो होता है, ये सारा आपका जो क्लरिकल जॉब है, कुल मिला के जो रेलवे के अंदर
पूरा मैनेजमेंट व्यवस्था होता है वो एनटीपीसी करता है। आप ऐसे मान के चलिए, अभी मैं लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे भाई इन पोस्टों में आपकी टाइपिंग होती है। तो सर टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्या पहले से? तो यहां स्पष्ट रूप से मैं अपना जवाब देता हूं आपको कि देयर इज एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ एनटीपीसी। एनटीपीसी की प्रोसेस में किसी भी प्रकार का टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास पहले से हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जब CBT1 और CBT2 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, और विश्वास मानिए कि टाइपिंग के लिए 2 महीने इनफ होते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से शिद्दत से अगर टाइपिंग को 2 महीने दे देते हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आप टाइपिंग करते हो देख देख के, उसके अलग अलग फुंतरू होते हैं, आपको ASDF पर उंगलियां रखवाई जाएंगी, इधर अलग उंगलियां रखवाई जाएंगी और सिखाया जाएगा। आप जो है 2 महीने के अंदर, मतलब इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी टाइपिंग की। 2 महीने के अंदर टाइपिंग हो जाती है। बहुत कम बच्चे इसमें फेल होते हैं, सब लोग कर लेते हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सर टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए है या नहीं चाहिए, ये भी जवाब आपको मैंने दे दिया। इसके अलावा मेरे दोस्त यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहां पर रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए ताकि हम अभी से बनवा लें, और ये मैं राय भी दे रहा हूं आप सभी को कि डॉक्यूमेंट आप लोग आज से, जब ये वीडियो देख रहे हो, बनवाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आप उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रखेंगे तो आपकी टेंशन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप मन लगाकर तैयारी कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट पर आपको लेके चल रहा हूं। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास मस्ट रूप से होने ही होने चाहिए। अगर हम मेरे दोस्तों बात करें, ये सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है OTR। इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए पहले अलग होता था, पहले आप कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता था, बट अब अलग प्रोसेस है। अब आपको कोई भी फॉर्म डालना है तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन रेलवे मांगती है कि आपको कोई भी रेलवे का फॉर्म डालना है, आप एक बार अपनी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल देकर रजिस्ट्रेशन करिए वेबसाइट पर, और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब ऐसा होने लगा है। तो मेरे दोस्त आपका जो OTR, जब आप अपना, जैसे अगर आप ALP का फॉर्म या RPF का या JEE का या जो भी अभी निकले हैं आपके, उनमें से किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर चुके हैं, दैट मीन्स आपका OTR ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तभी आपने वो फॉर्म भर पाया है। लेकिन अगर आप पहली बार ये एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको OTR कराना पड़ेगा, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैफे वाले के पास चले जाना, वो आपका अच्छे से कर देगा। इसमें रिस्क मत लेना कि आप खुद भी घर पे बैठ के कर रहे हैं। कई बार कर लेते हैं बच्चे, लेकिन गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी, फिर वो बाद में बड़ा पछतावा हो जाता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाइए, प्रॉपर स्कैन करवा के अच्छे से अपलोड करा के अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर कराइए, ठीक है। अच्छा, जब आप अपना OTR करा लेंगे तो आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में एनटीपीसी के अंदर आधार कार्ड आपका एकदम A1 होना चाहिए। A1 का मतलब कि सारी चीजें, नाम, स्पेलिंग, मम्मी का नाम, आपका नाम, एड्रेस, घर का, जो भी चीजें आधार कार्ड में मेंशन हैं वही सारी चीजें 10th की मार्कशीट में भी होनी चाहिए। मतलब अगर मम्मी के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कराओ, पापा के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है सही करा लो, एड्रेस में कोई भी दिक्कत है अगर अलग अलग है इन दोनों में, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अलग करा लो, मतलब कि सेम करा लो। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल में अंतर होता है, बिल्कुल छोटा सा भी अंतर, कोई स्पेलिंग में आई की जगह मान लो यू लिख गया, तब भी आपको समस्या क्रिएट कर देते हैं, वहां पर ये आप ध्यान रख लेना। तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनकी सारी डिटेल एकदम आपकी कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहां कई बच्चे पूछते हैं सर मेरे आधार कार्ड में और मेरी 10th की मार्कशीट में तो मेरे पापा या मम्मी का नाम या एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पापा के आधार कार्ड में नाम उनका अलग लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, पापा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने जा रहा है, आपका होने जा रहा है। पापा के आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट में चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। इसके अलावा 12th की मार्कशीट, क्योंकि आप इसमें एनटीपीसी में अगर 12th से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का आपका फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात और है कि यहां पर अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी की फाइनल ईयर है इस बार ग्रेजुएशन की, तो वो भी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर सकता है, ठीक है मेरे भाई।
अगर आप दोनों ही भर रहे हैं 12th और ग्रेजुएशन वाले, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप दोनों भर सकते हैं, तो आप दोनों ही भरेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपके पास फिर दोनों चीजें A1 कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, इसका बहुत बड़ा लोचा है रेलवे के अंदर, इसको समझने का प्रयास करो। सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट ST SC और OBC का जो बनता है वो अलग अलग स्टेट द्वारा बनाया जाता है, जनरली लोग स्टेट का बनवाते हैं, लेकिन रेलवे ये कहता है अपने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कि उसको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात अपने मन में आप सभी लोग जरा बिठा लें अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं कि केंद्रीय कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर सर मैं ST या SC से हूं तो कितना पुराना चल जाएगा? तो अगर आप ST या SC से हैं तो आपका अगर 1 साल भी पुराना है या 2 साल भी पुराना है, वैसे कहने को लोग बोलते हैं 4 साल पुराना भी चल जाता है, लेकिन मेरे भाई आप रिस्क मत लो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर 1-1.5 साल पुराना है, SC ST से हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज्यादा पुराना है, मान लो 2 साल 3 साल पुराना है, तो आप नया बनने के लिए अप्लाई करवा दीजिएगा, 10 से 12 दिन में आपका आ जाएगा सेंट्रल का बनके, ठीक है। अगर आप OBC से हैं, ये जरा विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दें, OBC के अंदर क्या होता है कि इनका बहुत जल्दी चीजें बदलती रहती हैं, मतलब कभी कोई कास्ट ऐसी होगी जो OBC में डाल दी जाएगी, है ना, स्टेट के अंदर वो OBC होगा, सेंट्रल के अंदर वो OBC नहीं होगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना भी है तो चल जाएगा। अगर 1 साल पुराना है, मान लो अभी ALP के लिए कई बच्चों ने बनाया होगा तो वो वैलिड है, अभी टेक्नीशियन के लिए बनवाया होगा वैलिड है। मान लेते हैं आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है, तो यहां बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है मेरे भाई। OBC कास्ट सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर, देखो कहने को लोग कुछ भी बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो समझने का प्रयास करना कि OBC कास्ट सर्टिफिकेट जो है मिनिमम 1 ईयर का आपका होना चाहिए। मतलब मिनिमम 1 ईयर से मतलब है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वो भले ही 2 दिन पहले का हो या 10 दिन पहले का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर है तो दोबारा अप्लाई कर दो कैफे पे डालकर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट, ये जनरल वालों का बनता है, ये आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, मैंने यहां लिख दिया है मिनिमम 30 फोटो। और कोशिश ये करनी है कि जो फोटो आप फॉर्म भरते समय अप्लाई करें, फॉर्म भरते समय जो फॉर्म फोटो आप अपनी लगाएं, वही फोटो की 30 कॉपी आप अपने पास करवा के रख लें, क्योंकि आगे चल के एंट्री के टाइम पर, है ना, कई सारी वेरिफिकेशन के प्रोसेस के समय पर, CBT 2 के समय पर इसकी बहुत सारी फोटो की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। और अगर आपकी फोटो वही है जो आपके एडमिट कार्ड में लगकर आई है तो आपको बहुत आसानी हो जाती है आगे चल के। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो बहुत सारी कॉपियां चाहिए होती है, तो अगर ज्यादा पॉसिबल हो तो ज्यादा रख लो। मैं 30 की कह रहा हूं, आप 40 करवा सकते हैं तो करवा के रख लेना, ठीक है भैया। और ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये बहुत जरूरी है। कई लोग अपना ईमेल आईडी, देखिए जब आप अपना फॉर्म भरवाने जाते हैं और कैफे वाले से नहीं बोलेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी ईमेल आईडी से ही और अपने फॉर्म नंबर से ही आपका फॉर्म डाल देगा। बाद में बहुत समस्या आती है मेरे भाई, जब उस पर कोई अपडेट आता है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाता है रेलवे की तरफ से आपके लिए, तो आपको बड़ा समस्या आती है। आप ढूंढते फिरते हैं, फिर कौन से के पता चले कैफे वाले ने दुकान ही बंद कर दी 1 साल के अंदर, कहां ढूंढोगे, फिर उसके लफड़ा में आ जाता है। तो यहां पर मेरे दोस्तों आप ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना ही डालें और उससे बोलें स्पेशली कि डिटेल सारी मेरी डालना भैया, और अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर को डालकर ही फॉर्म को भरें। समझ में आ रहा है? और उसको सुरक्षित रखें, उसका पासवर्ड लिख लें अपनी कॉपी पर कहीं पर या साइड में, ताकि कई लोग पासवर्ड भूल जाते हैं बाद में, अब फिर कहते हैं सर OTP नहीं आ रहा है मेरे पे, पासवर्ड नहीं आ रहा है मुझे याद है, कईयों का फोन खो गया, सिम खो गई, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ये जनरली गलतियां हो जाती हैं आप सभी से, लेकिन बाद में इन पे बड़ा समस्या आती है, तो ये गलतियां आपको किसी भी बालक को बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आज या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बहुत सारी और इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको और प्रोवाइड कराऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद। हम लोग लाइव मिलेंगे मेरे भाई। नए हैं आप अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को करना शुरू कर दें, क्योंकि NTPC के एग्जाम के लिए आपके पास बहुत अच्छा समय है। आपका एग्जाम जनवरी से पहले किसी भी हालत में नहीं होना है, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, ठीक है। आप रिकॉर्ड कर लें इस बात को, जनवरी से पहले NTPC का एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होना है, क्योंकि नवंबर में आपका ALP और RPF का एग्जाम है, उसके बाद आपका नवंबर के बाद दिसंबर के लास्ट तक टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम होगा। तब तक आपको कुछ ही दिनों के बाद देखो ग्रुप D की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त आप ये बात समझ लेंगे, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अपनी तैयारी बेस्ट कंटेंट के साथ करें। मैं खुद रेलवे सिलेक्टेड आपको पढ़ा रहा
रहा हूं तो आप खुद ये बात समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मैंने खुद एग्जाम कई सारे क्वालिफाई किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को देख लेना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया में ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है इस समय रेलवे के मामले में। ज्यादा से ज्यादा जिस स्टूडेंट को पता चल जाता हमारे साथ जुड़ रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे 2 बैचेस आपको एप्लीकेशन में दिख रहे हैं। इंडिया में सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बैच आपको यकीन नाम से दिखेगा, यकीन रेलवे वीओडी बैच, और एक बैच आपको हमारा आरंभ नाम से दिखेगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो यकीन बैच है ये हमारा इसी साल अभी 1-2 महीने पहले ये पूरा बैच कंप्लीट हुआ है, और इसके अंदर मैंने पूरा गणित, पूरा 0 लेवल से, पूरा गणित, पूरा रीजनिंग बिल्कुल 0 लेवल से मैंने खुद पढ़ाई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारी टीम ने आपको पढ़ाई है। एक मैम है हमारी, वो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। एक सर है हमारे, वो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम रेलवे का डिजाइन करते हैं मेरे दोस्त। आप हमारे साथ जुड़िएगा, मिनिमम फीस में आपकी तैयारी कराऊंगा, मजा आ जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ में जुड़ जाना। एक बार में पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। और अगर मेरे दोस्तों आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप आरंभ बैच के साथ में जुड़िएगा। लाइव आपकी तैयारी हमारे साथ होगी, इसमें लाइव क्लास होती है। नया बैच है आप सभी के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपको एक बार में पूरा सिलेबस चाहिए रिकॉर्डिंग में, या आपको लाइव क्लास लेनी है, धीरे धीरे अपना तैयारी करनी है, जैसे आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे, जैसे जिस प्रकार के भी आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, याद रखना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मेरे दोस्त। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो भी सवाल मैं लिखकर यहां पर लाया था आपके द्वारा पूछे हुए, यहां मैं फिर से बता देता हूं। नोटिफिकेशन कब आएगा मैंने बता दिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है बता दिया, टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए बता दिया, एनटीपीसी में काम क्या करना होता है, ये और एक बड़ा प्रश्न रह गया। तो एनटीपीसी में काम क्या करना होता है मैं आपको ये बता दूं भैया। देखो, सबसे पहले आपको समझना क्या है, समझना यह है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग काम होता है। कोई ऐसा एक फिक्स काम नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि यह काम करना पड़ता है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग काम। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन से फॉर्म डालते हैं, और ग्रेजुएशन में आपके पास कितनी पोस्ट है? 5 पोस्ट है। कौन कौन सी? आपके पास चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि टीसी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर वगैरह वगैरह। यहां बहुत अच्छी पोस्ट है, और जो सबसे फेवरेट पोस्ट बच्चों की होती है वो ये 2 होती हैं, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर। इनका जलवा होता है रेलवे के अंदर, समझो, जिसको बोलते हैं जलवा, इनका जलवा होता है मेरे भाई। स्टेशन मास्टर जो होता है ना, वो पूरे स्टेशन का एक तरीके से मास्टर होता है, हेड होता है वहां का, है ना, जिससे जो बोल देगा उसको वो करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर का काम होता है कौन सी ट्रेन कहां आनी है, कब आनी है, किसको आउटर पे खड़ा करवाना है, किसको पास करवाना है वगैरह वगैरह। पूरे ट्रेन का माइंड मैप स्टेशन मास्टर संभालता है। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको। अभी तो आप कुछ नहीं, खुद वो नहीं संभाल पा रहे, ये कैसे संभाल पाओगे? अगर हम बात करें ट्रेन मैनेजर की, तो ये आपने देखा होगा ट्रेन के जस्ट लास्ट वाली बोगी में बैठा रहता है व्हाइट कलर की ड्रेस में, ये ट्रेन मैनेजर होता है। पूरी ट्रेन इसके कंट्रोल में होती है, मतलब लोको पायलट केवल ट्रेन चलाएगा, ट्रेन मैनेजर ऑर्डर देगा कि भाई अब चलाओ, अब रोको, अब ये करो, अब वो करो, तभी मामला होता है। सारी चीजें इसके पास होती हैं, आप ऐसे मान लो, समझ रहे हो? इसके अलावा ये आपका क्या है? ये आपका असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यानी लेखा जोखा, ऑडिट डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं। सारी लेखा जोखा वाली जो चीजें हैं वो इनको दी जाती हैं। बहुत अच्छी सैलरी होती है। स्टेशन मास्टर की सैलरी आपकी 70 से 80 हजार होती है, पता है आपको? ये आपका इनिशियल पे है 35,400, इसकी डबल सैलरी मिलती है स्टार्टिंग से, ये ध्यान रखना। आपको पता नहीं, अभी जानकारी कर लेना बाद में, ठीक है? तो ये तो पोस्ट हो गई मेरे भाई ग्रेजुएशन वाली। सेम इसी प्रकार अगर आप 12th से जाते हो तो आप बाबू बन जाओगे, समझ रहे हो? बोलता लोग बोलते हैं उसका फलाने का लड़का या फलाने की लड़की रेलवे में बाबू है, तो मेरे भाई यहाँ बाबू बन जाओगे, समझ रहे हो? यहाँ ये 12th वाले सारे बाबूज होते हैं, यानी कि देखो ये क्लर्क है, ये भी क्लर्क है, ये टाइपिस्ट है, ये क्लर्क है, ये सब बाबू हैं, ठीक है? तो ये सारी पोस्ट जो है वो बाबू की है। तो लेखा जोखा का मेनली यहाँ पर काम रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि फील्ड जॉब होती है कि आपको कहीं दौड़ लगानी है या किसी के पीछे भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेस्क जॉब मिलेगी, कंप्यूटर पे मिलेगा, एसी लगी होगी बढ़िया आराम से, और बढ़िया जॉब होती है, रिस्पेक्टेड जॉब होती है, समझ में आ रहा है? टाइपिंग वगैरह की बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है आपको, ना सीबीएटी की लेनी है। फोकस करना है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पास करने पर बहुत तगड़े से, क्योंकि अच्छे लेवल का एग्जाम होता है एनटीपीसी का। गणित और रीजनिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर आते हैं। 35 सवाल गणित और रीजनिंग के, यानी 70 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, और 40 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलते हैं। जिस 40 में से लगभग 35 सवाल या 30 सवाल साइंस के होते हैं, और 20-25 सवाल जो होते हैं आपके लगभग में वो आपके हिस्ट्री
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर वगैरह से आते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम है और इस एग्जाम की तैयारी करने से आगामी ग्रुप डी वगैरह इन सब की भी तैयारी एक साथ ही होती रहती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कोई बदलाव इनमें होता नहीं है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में लेवल का अंतर होता है। तो आप अगर ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो जीरो लेवल से शुरू करके एपेक्स लेवल तक ले जाता है रेलवे के, तो सारे एग्जाम रेलवे के कवर हो जाते हैं फिर वहां पर, है ना। तो फिर वहां पर आपको कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। उम्मीद करूंगा कि पूरी जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी और आप सभी लोग जो है इंतजार कर रहे होंगे रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। वो डेट मैंने आपको बता दी कि कल से ग्रेजुएशन वाले बच्चों का फॉर्म डलना शुरू हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज रात तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आपसे भी मुलाकात करेंगे क्लास में। चलो बाय बाय एवरीवन, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगला नोटिफिकेशन जो आए वो अभी आपको प्राप्त हो पाए। चलो बाय बाय एवरीवन, खुश रहें।